Hello friends, once again welcome to my class. Now this is a accountancy class and this is a video of chapter 2nd valuation of goodwill. This is my second video of this chapter. Now we will start this, not taking much of time. We will start the video. Now focus. गुडविल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है? गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. गुडविल इज इंटेंजिबल फिक्स असेट्स, नॉट fictitious assets. दिस इज द डेफिनेशन. सी, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. जो बिजनेस की एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है उसी को अपन गुडविल बोलते हैं. बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है ना. जैसे कि मान लो दो बिजनेस हैं, ए और बी, दोनों ने सेम कैपिटल लगाई है. अगर सेम कैपिटल लगाई है तो सेम प्रॉफिट होना चाहिए. ए ने प्रॉफिट कमाया 50,000 और बी ने प्रॉफिट कमाया 80,000. इसका मतलब 30,000 एक्स्ट्रा कमाया बी ने. तो बी ने एक्स्ट्रा क्यों कमाया? क्योंकि उसके पास गुडविल थी, तभी उसी के पास कस्टमर आए और उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया. तो इसलिए तो बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. ठीक है बेटा, याद रखिए गुडविल इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है, नॉट fictitious असेट्स, बिकॉज इट प्रोवाइड सम बेनिफिट. गुडविल से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, इसलिए असेट्स है. और fictitious असेट्स का मतलब क्या? fictitious असेट्स का मतलब है ऐसी असेट्स जो हमें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाती है, बट लॉ ने बोला इसलिए अपन ने उसको असेट्स मान लिया. जैसे कि P&L डेबिट बैलेंस, यानी लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब अपनी fictitious असेट्स होती हैं. ये रियल में असेट्स नहीं होती हैं. चूँकि लॉ ने बोला है इसलिए अपन को असेट्स मानना है. ठीक है, चलिए. तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई. गुडविल क्या होता है? अब बेटा दो तरीके की गुडविल होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल. पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी परचेज गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब खुद के एफर्ट से अपना नाम बनाया, वो अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. और परचेज गुडविल मतलब किसी का अपन ने बिजनेस परचेज किया, उसकी असेट्स मान लो 20 लाख की हैं और 25 लाख अपन ने पेमेंट दिया, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया वो कहलाएगी बेटा परचेज गुडविल. ठीक है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब सेल्फ के एफर्ट से अपन ने जनरेट किया. गुडविल मतलब क्या? नेम, फेम, पॉपुलरिटी. खुद के एफर्ट से खुद ने अपन ने नेम कमा लिया, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. और परचेज गुडविल मतलब किसी का बिजनेस परचेज किया और एक्स्ट्रा पेमेंट दिया, तो वो अपनी कहलाती है परचेज गुडविल. ठीक है. अब बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 टेल्स अस दैट we should not show goodwill in books. कौन सी गुडविल बेटा? परचेज गुडविल. बिकॉज वी हैव नॉट पेड यानी अमाउंट फॉर इट. इफ इट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन बैलेंस शीट इट मस्ट बी राइट ऑफ एज सून एज पॉसिबल बाय पासिंग अ एंट्री. देखिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 टेल्स अस दैट वी शुड नॉट शो गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स बेटा बैलेंस शीट. इफ इट इज़ ऑलरेडी अपियरिंग, अगर बुक्स में जो अपियर हो रही है तो इट मस्ट बी राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ करना है एज सुन एज पॉसिबल बाय पासिंग एन एंट्री. तो वो एंट्री क्या होगी बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है बेटा. चलिए बेटा, तो ये एंट्री बना लेंगे और बेटा राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशो में ही होगा. ठीक है. तो ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा पूछिए. चलिए बेटा, कोई कन्फ्यूज़न? आगे बढ़ते हैं बेटा. आगे क्या बेटा अपन ने क्या क्या देख लिया? गुडविल देख लिया, गुडविल की डेफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ गुडविल देख लिए. फिर उसके बाद बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 देख लिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 राइट ऑफ करना होता है तो अपन राइट ऑफ की वो देखी थी. अब बेटा नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? बेटा अपनी इमेज बनाना है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहला अच्छा फैक्टर बेटा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, आपकी गुडविल ऑटोमेटिक बन जाएगी. आप अगर टीचर हैं तो बेटा क्वालिटी शानदार दीजिए, बच्चों के डाउट क्लियर करिए, तो अभी सी बात आपकी गुडविल बनेगी. और नहीं कर पा रहे डाउट तो आप कितना ही शो ऑफ कर लीजिए, गुडविल नहीं बनने वाले बेटा. तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा रीजनेबल रेट. रेट अगर अच्छी होगी तो बेटा बेटर रहेगा. उसके बाद रीजनेबल रेट के बाद अपन बात करें तो बेटा लॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे समय से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपकी गुडविल बन जाएगी. उसके बाद आफ्टर सेल्स एंड सर्विस हो गया. उसके बाद फेवरेबल लोकेशन हो गई, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया.
तो ये इफ़िशिएंट मैनेजमेंट हो गया। तो बेटा इन सब से आपकी गुडविल अफेक्ट होती है। अगर ये सब फेवरेबल हुए तो आपकी इमेज बन जाएगी, और अगर फेवरेबल नहीं हुए तो फिर इमेज नहीं बनेगी। तो बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स देखिए बेटा कौन कौन से। पहला क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड वन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी भी इतनी होनी चाहिए कि हाँ 50 रुपये दे रहे हैं तो 50 रुपये के लायक क्वांटिटी है। अगर 50 रुपये दे रहे हैं और क्वांटिटी 20 या 30 रुपये की है तो गुडविल नहीं बनेगी। उसके बाद रीजनेबल रेट रीजनेबल होना चाहिए। जितना आपने कंटेंट दिया, जितना आपने गुड्स दिया, जितना ग्राम दिया, उसके हिसाब से बेटा रीजनेबल रेट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा है उसको ज़्यादा रेट लगा दे, कोई सीनियर है उसको कम रेट लगा दे, घर का उसको और कम रेट लगा दे, अजनबी को ज़्यादा रेट लगा दे। नहीं बेटा, रीजनेबल रेट जो रीजनेबली है वो। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आसानी से आ जा सकें, पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, सब कस्टमर ईजिली एक सेंटर प्लेस पे आ सकें, तो सेंटर प्लेस होना चाहिए बेटा। उसके बाद लॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे समय से भी अगर बिजनेस करते हैं तो सिंस 95 से 96, तो इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार ये दुकान 96 से काम कर रही है, इसका मतलब दुकान में दम है। ठीक है बेटा, तो गुडविल बन जाती है। और लास्ट बेटा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, अगर गुड्स बेच दिया उसके बाद अपन सेल्स एंड सर्विस दे रहे हैं तो अब कस्टमर सोचता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, कस्टमर का ध्यान रख रही है, तो बेचने के बाद आफ्टर सेल्स एंड सर्विस देना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर थे बेटा। एफिशिएंट मैनेजमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने फेवर में आ गया, या और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिससे गुडविल अफेक्ट होती है। तो ये जनरली अपने देख लिया। अब इसमें बेटा कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, रिमेंबर फ्रेंड्स, ओ माय डियर, डोंट फियर, आई एम हियर, योर डाउट विल क्लियर। बेटा अकाउंटेंसी में कोई सा भी डाउट हो मुझे बताइएगा बेटा, मैं आपको सॉल्व करूँगा। और कोई कन्फ्यूज़न बेटा देखिए बोर्ड की तरफ, कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए बेटा, कन्फ्यूज़न, कुछ प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट बेटा आगे पढ़ते हैं अपन। आगे हम लोग बेटा मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड लास्ट वन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा 3 मेथड होती हैं, इन मेथड के अपन डिस्कशन करना है। तो बेटा अब अपन लिखेंगे आगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 अपनी मेथड हो गई। अब 1 बाय 1 एक एक करके अपन इन मेथड्स को अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्या होगा, तो गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल कैसे निकालेंगे। तो बेटा गुडविल इक्वल टू क्या हुआ, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैसे लाएंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, एवरेज प्रॉफिट कैसे लाएंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ऐसे अपने बेटा गुडविल आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता कि बेटा परचेजिंग ईयर क्या होता, तो परचेजिंग ईयर बेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हाट डू यू मीन बाय परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है बेटा। तो परचेजिंग ईयर का मतलब क्या होता है वो समझिए बेटा। डेफिनेशन बोलता हूँ उसका, समझने की कोशिश करना। परचेजिंग ईयर्स रेफर्स टू द ईयर इन विच द buyer of the business will get the same benefit as the seller of the business was getting। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना है। दोबारा से बताता हूँ बेटा, परचेजिंग ईयर मतलब ऐसे ईयर जैसे कि मान लो कोई बायर था, मतलब एक सेलर था, उन्होंने बिजनेस सेल कर दिया। मान लो मैं इस स्कूल को खरीदना चाहता हूँ, संस्कार वैली स्कूल को, तो संस्कार वैली स्कूल को जो प्रॉफिट हो रहा था, मान लो जो भी प्रॉफिट हो रहा था वही सेम प्रॉफिट मेरे को भी होता रहेगा।
बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, और वो प्रॉफिट अगर बेटा मुझे 3 साल तक होता रहेगा तो वो 3 कहलाएंगे परचेजिंग ईयर। मान लो संस्कार वैली स्कूल को मैं परचेज कर रहा हूँ, तो बेटा परचेज कर रहा हूँ तो जो सेठ जी को बेनिफिट हो रहा था वही सेम बेनिफिट मेरे को भी होगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाऊँ, कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट नहीं कराऊँ, एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाऊँ, तो जितने साल तक मुझे बेनिफिट होगा जो कि सेठ जी को हो रहा था वो कहलाता बेटा परचेजिंग ईयर। अगर 3 साल तक बेनिफिट होगा तो 3 विल बी कॉल्ड परचेजिंग ईयर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये सब रहता है। चलिए बेटा, तो ये अपन ने फार्मूला लिख लिया। अब बात करते हैं कि बेटा कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। तो एक मैं रूल बोल रहा हूँ, फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल वी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए बिजनेस का। इसके लिए बेटा अपन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कैसे निकालें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अपन कुछ लिखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा, तो वो अपन करेक्ट करते हैं। आई थिंक आपने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब 11th क्लास में और इसी को बेटा एडिशन करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, कर लिया, कोई कन्फ्यूज़न बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या अपन को, अब अपन ने 3 मेथड्स थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा तीनों को देखना 1 बाय 1 करके। तो अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड देख ली थी, उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर की डेफिनेशन भी अपन ने देख ली। उसके बाद अपन को बेटा ये आगे देखना, एक नोट लगाया था मैंने, बोला था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए या नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं बेटा, अब चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। P&L अकाउंट से जो निकल के आया था वो अपना नेट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। और बेटा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो प्लस हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, तो उनका अपन को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए जरा, नोट फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल वी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है बेटा। चलिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है बेटा, डोनेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, कंपनसेशन। मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है बट वो फिर भी कर दिए गए। जैसे कि डोनेशन अपन ने दे दिया दान, तो बेटा बिजनेस से क्या फर्क पड़ रहा है, परचेज सेल पे तो खर्चा नहीं है जी, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है बेटा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, कभी कभी एम्प्लॉय रिटायर होता अपनी उससे इच्छा से, तो कंपनी उसको कुछ कंपनसेशन देती है ताकि वो अपना कुछ भविष्य में कुछ कर सके, तो वो कहलाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है बेटा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, परचेज सेल का एक्सपेंसेस नहीं है। उसके बाद बात करें बेटा नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और बैड डेट्स। ये सब बेटा सब जानते हैं, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बेटा P&L के CR साइड में जो भी आपकी इनकम है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, फी रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, ये सब बेटा। तो ये सब अपन एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें आराम से देखिए बेटा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, ठीक है बेटा। आया समझ में? अभी बेटा ये थ्योरेटिकल पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सुपर प्रॉफिट मेथड के और बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के। अब बेटा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में, जिसमें अपन को फॉर्मूले पूरे लिख देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरे न्यूमेरिकल 4 to 5 न्यूमेरिकल अपने आएंगे बेटा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा पूछिए। चलिए बेटा अपन स्टार्ट करें आगे। देखिए बेटा, अब अपन को आगे देखना बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको बता दिया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, तो बेटा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर अर्लियर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, वो अपना कहलाता है बेटा क्या, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो अपन को पता बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से लाएं, तो नॉर्मल प्रॉफिट अपन लाएंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100।
ऐसे करके नॉर्मल प्रॉफिट ले आएंगे। अब इसको समझाऊंगा बेटा क्या होता। देखिए जरा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर ईयर्स। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट लाना था बेटा, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो बेटा अपन देख चुके हैं प्रीवियस। और उसके बाद ये नॉर्मल, तो नॉर्मल कहाँ से आएगा, एनपी मतलब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेटा 2-3 फॉर्मूले हैं, आगे चल के अपन देखेंगे, रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब। बट यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेटा कैपिटल कितनी लगाई। ठीक है बेटा, तो ये सब अपन को देखना था, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अब बात आती है बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है। इसको प्रॉपर तरीके से अपन देखेंगे, एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट वो कहलाता है। मतलब देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ, 2-3 मिनट और आराम पेशेंस रखिए बेटा। मान के चलिए बेटा, अपन ने 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख रुपए लगाया तो बेटा नॉर्मली अपन इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अपन को कुछ रिटर्न मिले 10% या 20%। बट बेटा आपने नॉर्मली एक्सपेक्ट किया कि हम 1 लाख लगा रहे हैं तो उस पर 20% रिटर्न तो मिलना चाहिए, यानी 20,000 प्रॉफिट तो होना चाहिए, तब तो बिजनेस करने का फायदा। तो आपने नॉर्मली एक्सपेक्ट कर लिया कि 1 लाख का 20% मिलना चाहिए। ठीक है, अब रियल में कितना प्रॉफिट मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा बेटा, ईयर एंड पे। और ईयर एंड पे आपको प्रॉफिट हो गया बेटा 25,000 का। तो नॉर्मली कितना एक्सपेक्ट किया था आपने, 20,000। रियल में प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट या रियल प्रॉफिट कितना हुआ, 25। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ बेटा, 5,000। तो वो 5,000 कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब एक्स्ट्रा, यानी उम्मीद से ज़्यादा। उम्मीद कितने की करी थी बेटा, 20,000 की, और प्रॉफिट एक्चुअली कितना हुआ, 25। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा हुआ उसको अपन बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो बेटा ये कहलाता है एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने देखो फॉर्मूला क्या बेटा सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली कितना एक्सपेक्ट किया था, 20,000, यानी 1 लाख लगा रहा है तो उसका 20% तो मिलना चाहिए, यानी 20,000। बट बेटा आपको रियलिटी में कितना प्रॉफिट हुआ, 25 एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा 25। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5,000 ना। तो बेटा जो सुपर प्रॉफिट है इसी को तो अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट बेटा, अगेन आई एम रिमाइंडिंग टू यू, ओ माय डियर डोंट फियर, आई एम हियर, योर डाउट विल क्लियर। बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा, 8109219875 सुमित राज। ओके बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, चलिए बेटा, थैंक्स बेटा।